विपक्ष की नाव में झटका दाव। हमारे सामने दूसरे इश्यू ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चक्रव्यूह तैयार 2024 में चुनाव। संदेश को स्वीकार करने के बजाय संदेश वाहक पर जो है वार करने से काम नहीं चलेगा। पवार की सियासत धूप और छांव। आज सावरकर ये नेशनल इशू नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पवार का पावर, विपक्ष का गेम। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। एनसीपी के मुखिया शरद पवार को सियासत का चाणक्य कहा जाता। वो विपक्षी खेमे में शामिल हैं, लेकिन उनके कई दाव विपक्ष को ही झटका दे जाते हैं। पहले शरद पवार ने अडानी पर जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष को नसीहत दी, फिर सावरकर को लेकर कांग्रेस की हवा निकाल दी, और अब पीएम मोदी की डिग्री को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उससे किनारा कर लिया है। कहते हैं मुद्दा ही नहीं है। आप मेरे एक तरफ देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे शरद पवार ने हाल के दिनों में विपक्ष को एक एक करके 3 झटके दिए। झटका नंबर 1 अडानी पर जेपीसी की मांग को लेकर, झटका नंबर 2 सावरकर को लेकर, और झटका नंबर 3 प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कैसे शरद पवार 1999 तक कांग्रेस में थे। उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल को मुद्दा बनाया, कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई। उसके बाद उन्होंने कई बार ऐसे स्टैंड्स लिए जिससे लगा कि वो विपक्षी गुट में तो है लेकिन बीजेपी के साथ है। पीएम मोदी ने संसद में उनकी तारीफ की, बिना नाम लिए राहुल को उनसे कुछ सीखने की नसीहत भी दे डाली थी। आज हम हल्ला बोल में चर्चा करेंगे शरद पवार के धूप छांव वाले दाव पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ये नेशनल इशू नहीं है। पहले सावरकर कि हमारे सामने दूसरे इशू ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अडानी मामले पर जेपीसी, और अब प्रधानमंत्री की डिग्री। एक बात तो साफ है, एनसीपी चीफ शरद पवार एकजुट विपक्ष की धारणा ध्वस्त कर रहे हैं। अगर वो राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े एजेंडे पर धारदार प्रहार कर रहे हैं। पीएम की डिग्री पर शरद पवार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर एमबीए के अपने महाराष्ट्र वाले करीबी उद्धव ठाकरे के ही सवालों की हवा निकाल रहे हैं। पीएम की डिग्री के मुद्दे पर सबसे बड़ा हमला आम आदमी पार्टी कर रही है। कभी पोस्टर लगाकर, कभी डिग्री दिखाकर। शरद पवार सीधा कह रहे हैं ये कोई मुद्दा ही नहीं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2001 से मैंने पास आउट किया। ये मेरी डिग्री है, ये उसकी सर्टिफाइड कॉपी है। अगर गुजरात यूनिवर्सिटी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल करी है, तो वो डिग्री ना दिखाने के लिए वो विश्वविद्यालय कोर्ट क्यों जा रहा है? डिग्री का, डिग्री का, डिग्री का, आणि त्याचं उत्तर या राज्य सरकार केंद्र सरकार केलं पाहिजे। शरद पवार ने ये कोई पहला झटका नहीं दिया है। इससे पहले वो उस मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ बोल चुके हैं जिस पर बजट सत्र धुल गया, जिस मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स झोंक दी है, अडानी पर जेपीसी की मांग। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। गौतम अडानी के एम्पायर पर गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले संस्थान हिंडनबर्ग पर शरद पवार ने सवाल खड़े किए। कहा हिंडनबर्ग के बारे में हम जानते तक नहीं, तो फिर उसकी रिपोर्ट पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? अडानी के बारे में हर भारतीय इतना जानता है कि वो एक सफल भारतीय उद्योगपति है। बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं? सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कंपोजिशन होगा, ये कंपोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग
रूलिंग पार्टी के रहेंगे, तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है वो कहाँ तक आएगी, इस वजह से कोई भी आसन का फायदा कर सकता है। जिस विपक्षी कुनबे की मोदी के खिलाफ पूरी लड़ाई अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर टिकी है, उन नेताओं के लिए अब इस पर कुछ बोलना मुश्किल हो रहा है। कुछ समझा रहे हैं और विपक्षी एकजुटता के नाम पर पटना से दिल्ली दौड़ लगाने वाले नीतीश इससे किनारा कर रहे हैं। इनका लॉजिक तो हम समझ लेते हैं, क्योंकि जेपीसी का नियम यह है कि जो रूलिंग पार्टी है ना, उनकी जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, वो भी कमेटी में भी मिल जाएगा। तो जेपीसी में 50% से ज्यादा लोग बीजेपी और एनडीए वाले पार्टी से होंगे। लोगों की राय अपनी अपनी होती है, न्यूज में देखें तो कौन क्या बोलते हैं, उनकी अपनी इच्छा है। विपक्ष बार बार ये सवाल कर रहा है कि अडानी के पास बेनामी पैसा किसका है। 20,000 करोड़ वाले राहुल गांधी के सवाल पर अब पहली बार अडानी ग्रुप ने चुप्पी तोड़ी है। एक मीडिया हाउस को जवाब देते हुए लिखा है, अडानी ग्रुप ने 18 जनवरी को अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रमोटर्स ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के 20% शेयर फ्रांस के टोटल एनर्जी को बेचकर 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 16,000 करोड़ रुपए जुटाए। साथ ही अक्टूबर 2019 में प्रमोटर्स ने अडानी टोटल गैस के 37.4% शेयर बेचकर 700 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। प्रमोटर्स ने इन पैसों को नए कारोबार और पोर्टफोलियो कंपनियों को मजबूत करने के लिए निवेश किया। इससे पहले शरद पवार ने राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका दिया था सावरकर के मुद्दे पर। मराठी अस्मिता के नाम पर उन्होंने सख्त आपत्ति जताई कि राहुल गांधी का सावरकर पर प्रहार ठीक नहीं। Savarkar used to get a stipend from the British. These are historical facts, and these are not facts that the BJP can hide. आज सावरकर ये नेशनल इशू नहीं है, ये पुरानी बात हो गई। सावरकर इनके बारे में हम लोगों ने इनके खिलाफ कुछ बातें की थी, व्यक्तिगत नहीं थी, हिंदूवाद समाज के खिलाफ। इसके बाद से ही बताया जाता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के कहने पर समझौता हुआ। राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। शरद पवार विपक्षी कुनबे में होते हुए भी कुछ मुद्दों पर अपना अलग ही स्टैंड लेते हैं, चाहे उसका मतलब सीधा किसी विपक्षी नेता के खिलाफ बोलना ही क्यों न हो। लेकिन क्या ऐसे हर बयान के साथ उस नींव को झटका लगता है जिसकी बिसात पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है? वैसे प्रधानमंत्री ने संसद में राहुल गांधी का बिना नाम लिए वार करने के लिए शरद पवार की तारीफ की थी। सुनिए। क्या यहाँ बैठे तभी देश की चिंता करनी और वहां बैठे तो देश के अपने क्षेत्र के लोगों की नहीं करनी, ऐसा होता है क्या? किसी से नहीं सीखते तो शरद राव से सीखो। मैंने देखा है शरद राव इस उम्र में भी अनेक बीमारियों के बीच भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। शरद पवार की राजनीति को समझने के लिए कहा जाता है कि कई नेताओं की सोच जहां खत्म होती है वहां से उनकी सोच शुरू होती है। महाराष्ट्र में एक वक्त पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बनाकर सत्ता तक उसे पहुंचाकर बीजेपी को सबसे बड़ा झटका देने वाले शरद पवार क्या आज विपक्ष के ही मुद्दों पर अलग बोली बोल उनकी एकजुटता ध्वस्त कर रहे हैं? आज तक ब्यूरो। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आज स्टूडियो में हल्ला बोल के यहाँ हैं, बहुत स्वागत है आपका। बाहर से मन संभालेंगे नलिन कोहली साहब जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी के और बृजमोहन श्रीवास्तव जी प्रवक्ता एनसीपी के। मुझे लगता है कि नलिन जी आज आपसे भी पहले जरा बृजमोहन जी के पास जाना होगा। ये क्या चल रहा है शरद पवार जी के मन में? क्योंकि हमेशा कहा जाता है शरद पवार जी के पावर गेम को समझना सबसे मुश्किल है। बीजेपी को करारा उन्होंने एक तरह से शिकस्त दी थी जब एमवीए का गठन किया महाराष्ट्र में, सत्ता उकाड़ पे कि उन्होंने पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया कि कैसे एमवीए बनेगा, वहां हम सरकार चलाएंगे। लेकिन अब ये जो सबसे बड़े बड़े मुद्दे हैं राहुल गांधी के, राहुल गांधी कहते हैं मैं सावरकर नहीं मैं गांधी हूं, मैं समझौता नहीं करूंगा, माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी अडानी पर रोज घेरते हैं। इधर पीएम की डिग्री को लेकर उद्धव ठाकरे तक ने कहा कि कौन सा कॉलेज है भाई देश का जो गर्व नहीं करता पीएम मोदी पर कि उसी कॉलेज के पढ़े हुए। इन तीनों मुद्दों को धराशायी कर रहे हैं। क्या है उनके मन की बात? अंजना जी, पहले तो ये समझना होगा कि आदरणीय शरद पवार जी देश के वरिष्ठतम राजनेताओं के साथ एक बहुत ही गंभीर राजनेता भी हैं और हमेशा राजनीति करते समय उन्होंने देश हित को हमेशा महत्व दिया है। उनके लिए सारी बातें एक तरफ हैं,
लेकिन देश और देश से जुड़े हुए मुद्दे उनके लिए हमेशा सबसे प्राथमिकता पे रहते हैं। और यही बात है कि उन्होंने कई बार आउट ऑफ बॉक्स जाकर भी अपनी बात को रखा है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नहीं था, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने उनसे कहा कि आपको इसका नेतृत्व करना है। वो वाइस चेयरमैन होकर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी उस समय अध्यक्ष थे उस कमेटी के, और शरद पवार साहब उसके उपाध्यक्ष थे। उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इंट्रोड्यूस किया देश के लिए, और उस समय उन्होंने इस बात को कभी नहीं देखा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब भी देश का मुद्दा आता है तो वो पीछे नहीं हटते। मैं यहाँ पर भी यही बात कहना चाहता हूँ, अगर आदरणीय शरद पवार जी ने गौतम अडानी जी के ऊपर उठने वाली उंगलियों के बारे में अगर कहा है तो उन्होंने देश हित में ये बात की है, क्योंकि देश के अंदर जो भी हमारे उद्योगपति जो भी थामा एक सेकंड उनको मेरे साथ दिखाई। बृजमोहन जी, क्या आप कह रहे हैं कि अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग देश हित के खिलाफ है? क्योंकि अगर मैं सही हूं तो शरद पवार जी ने यहां तक कहा है कि जब हमारी सरकार थी तो टाटा बिरला पर सवाल खड़े किए जाते थे जो कि देश हित में काम करते थे, और आज अडानी अंबानी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये देश हित के खिलाफ है। सही कह रही हूं? देखिए, उन्होंने ये कहा, जेपीसी पे पहले मैं बात कर दूं। जिस समय ये मुद्दा सामने आया था देश के, उस समय सारे विपक्ष ने ये कहा था या तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई जांच कमेटी बना दे, या हम नहीं तो जेपीसी की मांग करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एक कमेटी बना दी तो शरद पवार साहब ने यही तो कहा है कि जेपीसी की जगह अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक कमेटी बना दी है, उसका इंतजार कर लें, उसका परिणाम आ जाता है। जेपीसी की मांग तो उसके बाद भी उठाई जा सकती है। और जेपीसी के गठन की बात उन्होंने संसद के सत्र के समाप्ति के बाद की है, क्योंकि अब 2-2.5 महीने तो जेपीसी का गठन नहीं हो सकता जब तक कि फिर से संसद का सत्र शुरू ना हो। तो इस बीच में आखिर हम करेंगे क्या? और जो मुद्दे पहले से जनता के बीच में, देखिए आपको एक बात और देखना होगी अंजना जी, कि ये जो विपक्षी एकता है, ये तो अडानी साहब का मुद्दा तो अभी आया है। विपक्षी एकता की बात तो पिछले 3 साल से चल रही है लगातार, और उसके अंदर जो मुद्दे हैं वो कौन से मुद्दे? बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों के मुद्दे हैं। इस देश में जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का, उस संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, उस पर चर्चा हो रही है, और ये सारी चीजें आज देश के आम आदमी तक पहुंची हुई है। तो क्यों ना उसके ऊपर हम लोग बातचीत करें, ये शरद पवार जी ने कहा। फिर अभी उन्होंने साफ कहा था ना कि अंबानी अडानी पर अटैक करना ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये उन्होंने क्यों कहा, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि देश में जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी वर्ग है, अगर इस पर कोई बाहर का व्यक्ति अगर कोई उंगली उठाता है तो हमको ये देखना होगा कि उंगली उठाने वाले लोग कौन है, उनका मंतव्य क्या है, और वो इस प्रकार से हमारे कहीं देश को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है आलोक जी, मैं सोचता हूँ कि एक गंभीर राजनेता के रूप में उनका ये वक्तव्य बिल्कुल देश हित में है। ठीक है, देश हित में अगर वक्तव्य है शरद पवार जी का, जब वो कहते हैं कि अडानी अंबानी पर उंगली उठाना ठीक नहीं है, तो क्या आप देश हित के खिलाफ काम कर रहे हैं? महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में आप लोग एक साथ हैं। क्या आप मुझसे पूछ रही हैं? नहीं, आलोक शर्मा जी। शरद पवार जी को अंजना जी क्लियर करनी होगी, देश के सामने शरद पवार जी को क्लियर करना होगा कि क्या जो लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं, तमाम सांसद, वो देशद्रोही हैं। ये बात तो शरद पवार जी बता सकते हैं। अभी बृजमोहन जी कह रहे हैं कि एक व्यापारी के ऊपर, अरे भाई व्यापारी अगर फ्रॉड करेगा तो उंगली क्यों ना उठाई जाए? फिर तो सारे फ्रॉड जितने भी आज तक व्यापारियों ने किए सबको माफ कर दीजिए, क्योंकि वो व्यापारी हैं देश के। ये कौन सा तर्क हुआ? आज खैर मैं स्टेटमेंट से शुरू करता हूं अंजना जी। स्टेटमेंट उनकी है कि डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर का मामला ज्यादा बड़ा मुद्दा है। हम ये कह रहे हैं कि डिग्री किसी के पास है या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं। एक इलेक्टेड पोस्ट पर आदमी बिना डिग्री के भी हो सकता है, लोग आए भी हैं, गए भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो डिग्री है क्या वो सच है कि नहीं, ये बताने के लिए देश के गृह मंत्री और कानून मंत्री को आना पड़ता है। आज हालत यह है कि कोई यूनिवर्सिटी आकर, आज तक उस यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा कि भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट थे, उस बैच के स्टूडेंट थे। तमाम सवाल हैं। सवाल ये नहीं है कि डिग्री इंपॉर्टेंट है, सवाल ये है कि क्या वो डिग्री फेक है, और अगर फेक डिग्री है तो क्या फिर मोदी जी डिस्क्वालीफाई होंगे, और अगर फेक डिग्री है तो क्या मोदी जी की डिग्री फेक होने के माध्यम से जो एफिडेविट उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दिया वो फेक है? सवाल ये है बड़े कि जो लोग कहते हैं कि हम बनारस को क्योटो बना देंगे, उनकी डिग्री फेक अगर है, ठीक है, इस पर जांच की बात है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 25,000 का जुर्माना उस व्यक्ति पर लग जाता है जो व्यक्ति डिग्री की बात करता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, इन्फ्लेशन की बात है,
क्या अडानी के मोनोपोलाइजेशन से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है? हम पूछना चाहते हैं, आप भ्रष्टाचार की लड़ाई की बात करते हैं, तो क्या ड्रग्स का पैसा है वो 20,000 करोड़ रुपया किसका है? एक पूरी सरकार एक व्यापारी को बचाने पर क्यों है, क्यों आतुर है? और अब अगर शरद पवार साहब भी बचाने पर आतुर हैं, तो हम तो पूछना चाहते हैं, भाई ये रिश्ता क्या है आप लोगों का? आप लोग क्यों बचाना चाहते हैं एक व्यक्ति को? आप कहिए कि जेपीसी से जांच होनी चाहिए, और जेपीसी से भी अगर कठोर कोई चीज हो सकती है तो वो होनी चाहिए। जेपीसी में ये नहीं होगा, जेपीसी में वो नहीं होगा। आप इस तरह के एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो विपक्ष देखता है उस पर कहीं ना कहीं मारने का काम कर। डायरेक्ट सवाल खड़ा कर रहे हैं वो शरद पवार जी पर, डायरेक्ट सवाल खड़ा कर रहे हैं। आलोक जी रुक जाइए, डायरेक्ट सवाल खड़ा कर रहे हैं शरद पवार जी पे। वो कह रहे हैं कि अगर डिग्री फेक है तो कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा वो जेपीसी पर भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो साबित करें। क्या बाकी विपक्षी नेताओं को देशद्रोही कह रहे हैं शरद जी? देखिए, देश के नेताओं को विरोधी नहीं कहा जा रहा है या देशद्रोही नहीं कहा जा रहा। शरद पवार जी ने अपने अनुभव के आधार पर जेपीसी के बारे में बोला है। अगर उससे, और साथ ही साथ उन्होंने भी 2 रोज पहले नासिक में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अगर मेरे जो सहयोगी दल हैं वो यदि ये महसूस करते हैं कि जेपीसी की मांग को उठाना चाहिए, मैं उनके साथ हूं। मैंने तो अपने विचार व्यक्त किए, और मैं सोचता हूं कि एक राजनेता होने के नाते अगर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं तो उस पर कोई आपत्ति किसी को लेना नहीं चाहिए। इसके पहले कांग्रेस ने भी कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिनसे हम लोग सहमत नहीं थे। हमने उनके सामने उस मुद्दे को रखा और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि आगे से हम इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे। तो ये देखिए कि ये 20 दल हैं और सारे दलों के अपने अपने गठबंधन के अपने अपने नाम्स हैं। उनके तहत अगर कहीं कोई बात होती तो हम लोग बैठ के आपस में बातचीत करते हैं और उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। मैं सोचता हूं कि इसको विपक्षी एकता से और ये कहकर कि आदरणीय शरद पवार जी ने देश के सारे नेताओं को कोई देशद्रोही कहा है, मैं सोचता हूँ ऐसा कहना और ऐसा सोचना पूरी तौर से निरर्थक है। और इस बात पे हमको गंभीरता से ये चिंतन करना चाहिए कि क्या जेपीसी के गठन के पहले अगर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आ जाती है तो क्या उसके बाद जेपीसी का गठन नहीं हो पाएगा? उसके बाद भी हम मांग कर सकते हैं। तो इसको खाली यहां तक सीमित रखना मैं सोचता हूं शायद राजनीतिक रूप से उचित नहीं, और यही शरद पवार जी ने कहा है। आलोक जी, छोटा सा जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी का गेम प्लान भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बना दी, उसका प्रीव्यू है कि नहीं है, वो किससे सवाल करेगी, किससे सवाल नहीं करेगी, और जो कमेटी बनी है वो भी जेपीसी की बात करेगी कि नहीं करेगी, ये तमाम सवाल हैं। बीजेपी भी यही चाहती है कि ये मामला न्यायालय में 4-6 महीने 8 महीने तक अटका रहे और इतने फिर लोकसभा का चुनाव आए, लोकसभा का चुनाव निकल जाए। पेगासस में भी कमेटी बनी थी। पेगासस में तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली ये कहा कि केंद्र सरकार हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है शरद पवार साहब बहुत वरिष्ठ हैं और हमारे पूरे यूपीए के बहुत मजबूत नेता हैं वो, लेकिन एक तरफ वो मजबूत नेता हैं और दूसरी तरफ वो जो सवाल उठा रहे हैं कि जेपीसी से क्या होगा। मेरी तो जितनी आयु है उतना उनका एक्सपीरियंस है। जेपीसी के पास इतनी पावर्स हैं कि जेपीसी किसी को भी बुला सकती है। जेपीसी में शरद पवार जी के सांसद भी होंगे राष्ट्रवादी के, तो वो किसी को भी बुला सकते हैं। अडानी से बुलाकर पूछें कि सब मोदी साहब जो गए थे श्रीलंका में या बांग्लादेश में या ऑस्ट्रेलिया में, क्या ठेके दिलवाए गए? ठीक है। ये 20,000 करोड़ किसके हैं? तो शरद पवार जी के पास एक मौका होगा कि वो पूछा जाए, सवाल पूछ सकें। तो जेपीसी की मांग पर कांग्रेस पूरी तरह से अडिग है। ठीक है, ठीक है, आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बृजमोहन जी, मुझे तो लगता है कि हम लोग सबसे बड़ी फूट आज विटनेस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे खुलकर आलोक जी पर प्रहार, वो कह रहे हैं बीजेपी का वही एजेंडा है जो आपने अभी अभी शरद जी की बातें बताई हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे कमेंट लूं, अन्य मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे पता है आप दोनों अपनी एक दूसरे की बात पर जवाब देना चाह रहे हैं। नलिन कोहली साहब, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आलोक जी पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार जी का। ऑडियो एको कर रहा है। कांग्रेस पार्टी बदल गई है। ऑडियो एको कर रहा है। और मेरी आवाज आप तक आ रही है ठीक ठाक अंजना जी? बिल्कुल। और मेरी आवाज आप तक आ रही है ठीक ठाक? थैंक यू। तो अंजना जी, कांग्रेस पार्टी बदल गई। कांग्रेस पार्टी एक एजेंडा मैन्युफैक्चर करने में लगी है। क्यों? क्योंकि उनको नेतृत्व को मैन्युफैक्चर करना है, खड़ा करना है। विषय ये है और सरल है। मिस्टर कोहली, आपने शायद वहाँ टीवी ऑन किया हुआ है, आपको उसको बंद करना पड़ेगा सर। उसका ऑडियो एको करके आ रहा है यहाँ पे। वो टीवी या कुछ चल रहा है क्या? नहीं है?
अच्छा ठीक मेरा टीवी का ऑडियो बंद है, मेरा टीवी बंद ठीक। अच्छा ठीक। कुछ या बोलूं बोलिए या बोलूं हाँ, थैंक यू। भाजपा का सहयोग नहीं कर रहे, मतलब भाजपा के एजेंडा पे नहीं लगे। शरद जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है और भाजपा के विरुद्ध उन्होंने सरकार बनाई महाराष्ट्र में, जैसे आपने कहा। शरद जी राहुल गांधी जी को नसीहत दे रहे हैं कि भाई अगर नेता बनना है या आपको राजनीति करनी है देश में, तो समझ लीजिए आप क्या करें, एक एक करके करें। 20,000 करोड़ का घोटाला कौन से सर्टिफिकेट से निकला है, किसने 20,000 करोड़ लिया, कहां से आया? राहुल गांधी जी का मुआज तो नहीं है ना, उनका बयान है। और 20,000 करोड़ रुपए ये फिगर कहां से आई? जो कांग्रेस पार्टी 1948 में फ्रॉड करना शुरू किए, स्कैम शुरू किए, चीफ स्कैम से लेकर 2G 3G जो भी हो, वो ये कह रहे घोटाला किया। तो मतलब ये कौन सी बात है? उन्होंने रफेल किया 2019 से पहले, सुप्रीम कोर्ट का करारा जवाब मिला। दूसरी बात आप आई थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और अनुभव जी कहते हैं कि जो लोग प्रश्न उठा रहे जेपीसी का वो देशद्रोही है। तो इसमें देश हित का, देशद्रोही का क्या है? देश हित में वो भी लग सकते हैं जो देशद्रोही मतलब नहीं है। तो मतलब आप ठीक कराना पड़ेगा, आपका ऑडियो फिर से कनेक्ट कराना होगा। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है और एको भी कर रहा है जब आपका प्रॉपर ऑडियो लेते हैं। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी, देखिए मुझे स्टैंड नहीं, पहले सवाल तो सुन लीजिए सर, स्टैंड तो क्लियर कीजिए। पता है हाँ, सर वही जो स्टैंड आपने क्या पूछा है? यही तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, इससे बहुत बच के रहने की जरूरत है। अब देखिए कितनी चालाकी से वो हमारे विपक्ष में एक सेंध लगाने की कोशिश करती है, जो विपक्ष एकता उनको दिखाई दे रही है। शरद पवार जी ने, वो सबसे आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन कितने बड़ी तरीके से उसको पेश किया जा रहा है कि विपक्ष में फूट हुई। विपक्ष, अरे ये हमारे विपक्ष की में लोकतंत्र है जो उनके यहां पे नहीं है। भाई किसी का अपना मत हो सकता है, अपनी बात कह सकते हैं, कहने का सबको अधिकार है। उन्होंने अपनी बात कही है। भाषण हो गया हो तो बताइए, जेपीसी चाहिए नहीं चाहिए? देखिए एक बात उन्होंने भी साफ साफ बोला है, उन्होंने भी बोला है कि भाई जेपीसी होनी चाहिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी बन गई है। हाँ तो वो यही कह रहे हैं कि जेपीसी में चूंकि उनके पास सदस्य ज्यादा है, बहुमत उनके पास है, तो इसमें हो सकता है कि हमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाला मामला ठीक रहेगा, यही तो वो कह रहे हैं ना। तो ठीक है, उसमें एक बार चर्चा कर लेंगे वो बैठ के, विपक्ष फिर आपस में चर्चा कर लेगा, इसमें दिक्कत क्या है? बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं कहता हूं इसमें आलोक जी भी वही कह रहे हैं, लेकिन वो शब्दों का फिर वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने बोली ये बात, ठीक है विपक्ष फिर एक बार बैठ लेगा, फिर उस पर चर्चा कर लेगा, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए सवाल ये है, जिनको भारतीय जनता पार्टी बात करती है जिन नेताओं के बारे में, वो नेता बहुत सम्मानित हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं का कितना सम्मान किया ये भारतीय जनता पार्टी बता दे। हमारे यहां तो विपक्ष में एक बार जब आपने देखा होगा यूपीए सरकार में किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को उसमें विपक्ष के नेता होते थे, उनको जिनेवा भेजा गया था कि नहीं भेजा गया था? देश में जब एक कमेटी गई थी तो उनके साथ वो कमेटी के सदस्य थे कि नहीं थे? आपने कितनी बार भेजा है? आजाद साहब को कितनी बार भेजा? पवार साहब को कितनी बार भेजा? और नेताओं को कितनी बार आपने भेजा देश को रिप्रेजेंट करने के लिए? क्योंकि आप ये बताइए ना, आप अपनी बातों को क्यों छुपाना चाहते हैं? आपने उनका, अब वो तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना, राष्ट्र के नेता है ना, इतने उनसे ज्यादा सम्मानित नेता कौन है? आदरणीय पवार साहब से ज्यादा सम्मानित नेता कौन है? विपक्ष में सबसे सम्मानित नेता है, देश में सम्मानित नेता है। बीजेपी ने कितनी बार उनको अटल बिहारी वाजपेयी की जगह या कुछ अच्छी जगह पे देश का रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा? नहीं भेजा ना आज तक। तो जब भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात करती है तो हास्यास्पद लगता है कि आप मुद्दे के हिसाब से चूसते हो। उन्होंने सही बोला पवार साहब ने कि आप मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हो। असली मुद्दा जो हम हमेशा बोलते हैं, जो आप अंजना जी हम पे चिल्लाती रहती हैं, आप आएंगे तो महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान की बात करेंगे, वो भी वही बात कर रहे हैं। यही समाज का असली मुद्दा है, किसान असली मुद्दा है, क्योंकि वो समझते हैं इस बात को। तो यही बात तो कह रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है मुझे नहीं समझ में आया। अरविंद वाजपेयी जी क्या गलत कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए सब कुछ हो रहा है। देखो अभी अनुराग जी बड़े साफ तौर से कह रहे हैं कि सम्मानित नेता है, तजुर्बेकार नेता है, वरिष्ठ नेता है, तो इन सब अलंकृत होने के बावजूद वो सही कह रहे हैं कि भैया जेपीसी में कुछ नहीं मिलता है, जेपीसी पहले भी हुई है और जेपीसी में मेजोरिटी भी बीजेपी की रहेगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जो इंक्वायरी चल रही है, उसी इंक्वायरी में अगर आपके पास कुछ है, अगर आपके पास कोई तथ्य है, तो वहां जाके आप दे दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? 20,000 करोड़ रुपए की फिगर कहां से आई?
ऐसे ही आरोप लगाए जाओगे। अगर डॉक्यूमेंट कोई चीज है, कोई जानकारी भी है, चलो छोड़िए डॉक्यूमेंट नहीं है, जानकारी है आपके पास, जाइए एफिडेविट में वो जानकारी दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए ये नहीं है फैक्ट। फैक्ट ये है कि न मुद्दा है, न विपक्षी एकता है, न कोई दृष्टि है। मुद्दा ढूंढने की कोशिश जारी है, तो है, एकता की कोशिश जारी है। आप तो कैसे महंगाई बेरोजगारी किसान मुद्दा है, और दूसरी बोल रहे हैं मुद्दा है। सर आप भी बोल दीजिए ना कि युवा मुद्दा है, किसान मुद्दा है, बेमौसम की बारिश मुद्दा है, जिससे फसल का नुकसान हुआ है, किसान कैसे पूरे साल खाएगा, मुद्दा है ना, भ्रष्टाचार है ना, बताओ ये मुद्दा नहीं होती है, कभी रोजगार मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। आप भी गोमती रिवर फ्रंट का फिर आप गोमती रिवर फ्रंट के बारे में हम आपसे पूछे महंगाई का क्या हालत है, तो आप गोमती रिवर फ्रंट चले जाते हो। हम कहते हैं बेरोजगारी का क्या पोजीशन है, आप गोमती रिवर फ्रंट चले जाते हो। कमाल है, उनका पूरा का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में घरा हुआ है। इंक्वायरी सबकी चल रही है। कोऑपरेटिव बैंक के जितना घोटाला हुआ है, जवाब नहीं होता तो फिर इधर उधर घोटाला है। हम बात जवाब लेनी करते हैं, आप उधर भाग जाते हो। हम आपकी बात करते हैं, आप तब की बात करते हो। कमाल है भाई, अब और तब में अंतर होता है। बीजेपी ने बड़ा साफ कर दिया है कि भैया देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है, नंबर 1। दूसरा मुद्दा ये है कि गरीब की आंखों के आंसू कैसे पहुंचे जाएं। हाँ, बिल्कुल और जिसके लिए पिछले 9 साल से ये सरकार काम कर रही है। हाँ, उससे मुकाबला है। चूल्हे दिए, घर दिए, गैस दिए, उससे मुकाबला है। फ्री राशन दे रहे हैं, उससे मुकाबला है। और देश में मैंने पैर पे खड़े मत होने देना चल चुकी है। मैंने आप लाइन में लगाए रहना चाहते हैं, रोजगार नहीं देना चाहते। आप सोचते हैं 5 किलो आटा, 4 किलो चावल में कोशिश में लगे रहिए, उससे बनाने वाला मुद्दा नहीं। ये लाइन में लगवाना चाहते हैं। बच्चे की फीस कौन भरेगा? हमारी आपने आटा चावल तो दे दिया, चलिए आपकी बात मान ली। बच्चा स्कूल में कैसे पढ़ेगा? बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है क्या? अगर उसके पिताजी के पास पैसे नहीं होंगे, रोजगार नहीं होगा, तो अच्छे स्कूल में एडमिशन दे सकता है क्या? आप चाहते खाली पेट भर ले, हमने आपको राशन दे दिया, पेट भर लो बस और सो जाओ, बच्चा अनपढ़ रह जाए। फिर उसके बाद बच्चा लाइन में लग जाए 4 किलो चावल के लिए, बच्चे के बाद बच्चा लाइन में लग जाए। आप पूरे एक जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर करना चाहते हो, सब लाइन में लग रहे हैं 5 किलो आटा के लिए। कमाल की बात करते हैं प्रभु आप भी। अरविंद जी 2 लाइन। हम ये कह रहे हैं कि ये जो इनका मुकाबला किस तरफ से है, कहां से है, किन मुद्दों पे, इनको ये भी नहीं जानकारी। जो फ्री का मुफ्त राशन गरीब को मिल रहा है, उसको आप ये कहते नहीं हम डबल देंगे, वो कहता नहीं हमें नहीं चाहिए, जो दे रहा है हमको वही चाहिए। जो दलितों को सम्मान मिला है वो उसकी वजह से वोट देगा। जो आप रिजर्वेशन के नाम पे डराते कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई आज तक, उस पर वोट मिलेगा। गरीबी हटाने के प्रयास जारी हैं, उस पर वोट मिलेगा। और सबसे बड़ा वोट मिलेगा भ्रष्टाचार पे। और आप अपने जेल की तैयारी करिए कि जेल से कैसे बचा जाएगा। देश की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, आप अपने आप को बचाइए बस। ये सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है आपके लिए। सबको क्या और दूसरों पे आरोप लगाते हो तो उससे पहले अपने गिरेबान में जाके। अरे हम तो गरीब की बात कर रहे थे प्रभु, आप बताइए गरीब रेखा से कितने लोग ऊपर आ गए? आज इंडेक्स क्या है बताइए, भुखमरी का बताइए ना। 121 में कितने नंबर पे यही बात है ना अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी के नेता ने नहीं बोला। कोहली साहब आप बोलिएगा। उद्धव ठाकरे जी ने भी कैसे प्रश्न खड़ा किया प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर। ब्रिजमोहन जी आप भी सुनिएगा, कोहली जी इस पर जवाब दीजिएगा, जल्दी से सुना दीजिए, क्योंकि वो उन्होंने मराठी में भाषण दिया था, वो हिस्सा निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया था, अब जाकर मिला है। सुनाइए। एका बाजूला पदवी दाखवून सुद्धा किंमत मिळत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला पंतप्रधानांची पदवी दाखवायला मागितली तर 25,000 रुपये दंड होतोय। अशी कोणती पदवी आहे त्यांच्याकडे? कोणत्या कॉलेजची आहे? बरं कॉलेजला सुद्धा अभिमान वाटायला पाहिजे की माझ्या कॉलेजमध्ये, आमच्या कॉलेजमध्ये शिकलेला एक विद्यार्थी देशाच्या पंतप्रधानपदी बसलेला आहे। हा अभिमान त्या कॉलेजला पाहिजे। आज या व्यासपीठावरती मी आहे, जयंतराव पाटील आहेत, आम्ही दोघेही एका शाळेतले, बालमोहन विद्या मंदिर। आपलं मंत्रिमंडळ जेव्हा आलं, शाळेने मोठ्या अभिमानाने आम्हाला बोलवलं होतं। मी मुख्यमंत्री आणि जयंतराव कॅबिनेट मंत्री, या शाळेतले 2 मंत्री आणि राज्याचा मुख्यमंत्री आमच्या शाळेतला, केवढा मोठा अभिमान त्या शाळेला वाटला होता। असा अभिमान माझे पंतप्रधान ज्या कॉलेजमध्ये शिकले त्या कॉलेजला वाटू का नये? उद्धव ठाकरे की बात हमने सुनाई कोहली साहब। इससे पहले कि ब्रिजमोहन जी के पास जाऊं, इन 3 मुद्दों पर शरद पवार बीजेपी के स्टैंड पर दिख रहे हैं, तो आलोक शर्मा जी पूछ रहे हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है?
जी धन्यवाद। मैं आशा करूंगा कि अब मेरी आवाज जो है आप तक ठीक आ रही है। मैं संक्षेप में बोलूंगा। देखिए अंजना जी, शरद पवार जी, धन्यवाद। शरद पवार जी भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी सही फरमाया कि शरद पवार जी ने तो भाजपा के विरुद्ध वहां सरकार खड़ी की थी कांग्रेस के साथ और उनकी पार्टी सबने मिलके शिवसेना के साथ। अब इस पे दूसरी बात पे आइए। शरद पवार जी, मेरा मानना है, इतने वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, तो वो राहुल गांधी जी को सीख दे रहे हैं, कांग्रेस को सीख दे रहे हैं। और ये बात बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी एक एजेंडा चाह रहे हैं। 2019 में फर्जी एजेंडा था रफेल में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई, खारिज कर दिया उस पूरे याचिका को। उस समय उनको माफी मांगनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट से अपने बयानों के लिए। अब उसके बाद क्योंकि प्रश्न हमेशा कांग्रेस पे उठते हैं, तो कांग्रेस ने दो तीन ऐसे विषय उठाए। 20,000 घोटाला, 20,000 करोड़ का घोटाला अडानी ने किया, रोज बोलते हैं। कहां से ये फिगर आई, किसकी फिगर है, कौन सी सीए इंस्टीट्यूट की फिगर है, ये इनकी फिगर बन गई है। और इस पर शरद जी ने बेसिकली कह दिया है कि भाई उद्योगपतियों पे अगर आपको करना है तो प्रूफ दीजिए, आपके पास सबूत है तो 1 मिनट में ये कोर्ट चले जाते हैं, कोई याचिका फाइल करते, ये हमारे सबूत है। बेसिक इशू क्या है, एक नेता को खड़ा करना है कांग्रेस पार्टी ने, वो है राहुल गांधी। उसको खड़ा करने का प्रयास लगातार को 1.5-2 दशक से चल रहा है, वो उनका अधिकार है। उसको अगर खड़ा करना है नेता के रूप में, उसका एक एजेंडा होना चाहिए। तो शरद जी क्या कह रहे हैं, अरे भाई तुम्हें एजेंडा चाहिए तो देश हित का एजेंडा करिए। और कांग्रेस का जवाब देखिए कि देश हित को कहते तो हम क्या देश विरोधी द्रोही बन गए। कमाल की बात है, 2 नेता अलग अलग बात कह सकते हैं तो उसका मतलब है दूसरा देशद्रोही हो गया है। शरद जी कह रहे हैं जो मुद्दे जनता से जुड़ सकते हैं उन पर बात करिए आप। ऐसी ही नसीहत उन्होंने डिग्री पे कह दी है, जनता का विषय नहीं है ये तो कांग्रेस पार्टी नसीहत ना लेते हुए वो चाहते राहुल गांधी जी सबके नेता बन जाए। पर कहीं ना कहीं ऐसे वरिष्ठ लोग भी इस देश में हैं, चाहे भाजपा के विरुद्ध खड़े हो, वो अनुभवी लोग हैं जो समझते हैं कि भाई हम चुनाव लड़ते हैं, हमारी पार्टी जीतती है, हम लोगों को जनता से जुड़े रहते हैं अपने कामों में। तो राहुल गांधी जी को वो नसीहत दे रहे, भाई अगर तुम राजनीति करना चाहते हो तो सावरकर को गाली देके महाराष्ट्र में कैसे करोगे, देश में कैसे करोगे, उन लोगों से जो सावरकर जी का आदर करते हैं, जो उन्हें वीर सावरकर के रूप से देखते हैं। आप कहते हो मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। उस जमाने की चिट्ठियां अगर पढ़ेंगे राहुल गांधी जी, क्योंकि पढ़ने से बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है, तो देखेंगे महात्मा गांधी जी की भी चिट्ठियों में आई बेग टू से एज योर सर्वेंट, ये उस प्रकार की भाषा होती थी। लेकिन महात्मा गांधी जी देश के लिए खड़े रहे। महात्मा गांधी जी को पिता समान हम लोग मानते हैं, क्योंकि देश में अहिंसा के आधार पे काम किया। लेकिन राहुल गांधी जी को ये कौन समझाए ना, तो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जी जी, जो भी उनके हम उम्र के हो, उनसे वरिष्ठ हो, जैसे भी हो, वो उनकी प्रॉब्लम है। तो ये बात नसीहत की बात है, ये भाजपा के समर्थन की बात नहीं है। मैं 5 सेकंड ले लूं, बस 5 सेकंड। मैं बस बीजेपी के प्रवक्ता जी से ये कहना चाहता हूं, आपने अभी बोला कि विपक्ष में इतने सम्मानित नेता हैं, तो आप उनका सम्मान कर देते। कृषि बिल बना रहे थे तो आप उनसे थोड़ी राय ले लेते, क्या बुराई थी उसमें? आप आज इतने सम्मानित बोलते हैं, अच्छा लग रहा है मुझे, कम से कम विपक्ष के नेताओं को आप सम्मानित बोल रहे हैं। वो सम्मानित हैं, आदरणीय हैं, रिस्पेक्टेड हैं देश के लिए, तो आप उनका अनुभव ले लेते ना। कृषि बिल जब आप पास कर रहे थे, बेकार हमारे कितने किसान भाइयों की मौतें होगी बताइए आप, तब आपने उनका इस्तेमाल नहीं किया, तो आप कब इस्तेमाल करेंगे इनका? इन लोगों का तो आपको इनके मार्गदर्शन लेते रहने चाहिए समय समय पे। ये मेरा सुझाव है आपको विपक्ष में होने के नाते। ठीक है, एक बार छोटा सा जवाब नलिन जी। एक वाक्य कह दूं? हाँ। आपकी अनुमति से एक वाक्य। हाँ, बहुत छोटा। मैं तो सबको सम्मान से बात करता हूं और सम्मानित सबको मानता हूं, और इतना ही जरूर कहूंगा, दिक्कत वो नहीं है। दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी चाह रही है सब राहुल गांधी जी के विचारों का सम्मान करें। कहीं ना कहीं ये संदेश आ रहा है कि भैया आप सम्मानित हैं राहुल जी, लेकिन थोड़े आपके विचार जो है अगर देश हित में हो तो हम सब शायद कुछ कर पाए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो ये तो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को ही देखना है। अब ब्रिजमोहन जी आप बोलिए, उसके बाद से आलोक जी के पास में जाऊंगी। ब्रिजमोहन जी, हमने उद्धव ठाकरे जी को भी सुनाया, वो भी वही कह रहे हैं जो आलोक जी कह रहे हैं। ठीक है ना, अब देश हित में कौन है हमें समझाइए। शरद पवार जी जो कहते हैं कि डिग्री पर बात करना देश के लिए जरूरी नहीं है, अडानी पर जेपीसी की मांग भी नहीं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड कमेटी बन गई है, सावरकर पर बोलना ठीक नहीं। देश हित में वो बोल रहे हैं या राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं? देखिए कि जो आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कहा या जो अभी आलोक शर्मा जी ने कहा, निश्चित रूप से ये इनके विचार है, और उस पर जब हम जो सहयोगी दल हैं जब बैठेंगे तो इस पर निर्णय लेंगे ना। शरद पवार जी ने नासिक में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई मेरी बात से असहमत है, हमारा कोई सहयोगी,
और लोग चाहते हैं कि नहीं जेपीसी पे गठन होना चाहिए, तो हम उनके साथ हैं। शरद पवार जी ने ये कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हम गठबंधन से दूर चले जाएंगे। अगर समझिए आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने डिग्री का मुद्दा उठाया, आज कांग्रेस डिग्री का मुद्दा उठा रही है, या आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने मुद्दा उठाया है, अगर ये आगे बढ़ते तो इसमें हमारा अपना विचार है। अगर इनको हमने रोका तो नहीं ना ये कार्रवाई करने से। अगर कल को कोर्ट पे जाकर ये डिग्री के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में है कि आदमी को अपनी डिग्री बतानी है, अगर उसमें उन्होंने कोई गलती की है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने की छूट तो है, आगे बढ़े, उसमें किसने रोका है। और हम लोग इस मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आदरणीय शरद पवार जी इस मामले में बहुत ही स्पष्ट है। हम लोगों ने अपनी बात रखी है, लेकिन हम लोग गठबंधन का अभिन्न हिस्सा हैं और गठबंधन के केंद्र में कांग्रेस है, इसको हम सारे लोग जानते हैं। इस पे कोई विवाद की स्थिति है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि इस बात को कहने से गठबंधन में कोई दरार आ जाएगी, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये मुद्दा तो अभी आया है। गठबंधन तो पिछले 3 साल से लगातार हम लोग एक दूसरे से मिलकर साथ काम करने की बात कर रहे हैं। लगातार हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और आज भी वो चीजें हैं। महंगाई, गरीबी और किसानों का मुद्दा आज भी देश के सामने है, इस पे क्यों नहीं बात होना चाहिए। इस पे पूरा विपक्ष एकजुट है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारे आदरणीय शरद पवार जी बिल्कुल इस मामले में स्पष्ट है। कहीं किसी प्रकार का कोई भ्रम या किसी प्रकार की नाइंसाफी नहीं है। ठीक कोहली जी, आप हाथ उठा रहे थे, छोटा सा जवाब दीजिएगा, मुझे आलोक जी के पास जाना है। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता था कि ये बेसिक है कि अलग अलग पार्टियां हैं और विपक्ष की तरफ, ठीक है, हर पार्टी का अधिकार है वो अपने बयान दे। तो शरद जी ने अपना बयान दिया, अब इसको तुरंत बीजेपी के साथ जोड़ देना, मुझे लगता है कि ये उस बात को दर्शाता है कि कितने अनुभवी लोग दूसरी तरफ हैं, जो मतलब किसी एक वरिष्ठ नेता ने जो बीजेपी के साथ खड़े नहीं है, एक बात रखी और कहा कि भाई ऐसे होना चाहिए, ये मेरे विचार है, उसको भी नजरअंदाज कर दें। तो कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना सारे नेता, सारी पार्टियों का एक किस्म से बॉस है कि भाई जो कांग्रेस पार्टी के नेता कहेंगे वही चालू होगा, नहीं है। विपक्ष के नेता भी अपनी जगह खड़े हैं, बीजेपी के विरुद्ध होंगे, तो ये बात राजनीतिक बात है, इसमें देशद्रोह की कोई बात नहीं। ठीक, आलोक जी, अब तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, क्योंकि इसमें कोई इधर उधर के शब्द नहीं है, मैं बाशब्द उनको कोट करती हूं। शरद जी ने कहा कि अडानी को टारगेट करना ठीक नहीं है, अडानी अंबानी को, और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसकी वजह से सदन में हंगामा किया जाए। जेपीसी की मांग को लेकर स्पष्ट उन्होंने कहा है। डिग्री की बात को वो नॉन मुद्दा मानते हैं। सावरकर पर प्रहार वो कहते हैं एकदम गलत है। इन तीनों पर आपको लगता है कि कॉमन ग्राउंड आप लोग खोज पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है मैंने डिग्री वाला विषय अंजना जी बिल्कुल क्लियर करके रखा कि डिग्री के बिना भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पहले भी बने हैं, आगे भी बनेंगे, बिना डिग्री के एमएलए एमपी भी बने हैं। विषय डिग्री का नहीं, विषय यह है कि क्या डिग्री फेक तो नहीं है, क्या एफिडेविट में झूठ तो नहीं बोला गया है, क्या देश के प्रधानमंत्री को ट्रांसपेरेंसी नहीं रखनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो उसको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी आगे आकर क्यों नहीं कहती कि फला साल में मोदी जी यहां से एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़े थे। विषय ये है, विषय ये नहीं है कि अडानी को अटैक करना है, विषय ये है कि अडानी की वजह से जो एलआईसी और एसबीआई का पैसा डूबा उसका जिम्मेदार कौन है। अटैक अडानी पर नहीं है, अटैक अडानी और सरकार के जो अनैतिक संबंध है उस पर है। जांच अडानी की नहीं है, जांच इस बात की है कि 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियां, एक महापुरुष महोदय जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियां बेची, और वो ज्यादातर एक ही व्यक्ति को क्यों गई। जांच इस बात की है, जांच इस बात की है कि 38 शेल कंपनियां किसकी हैं, जांच इस बात की है कि 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनीज के माध्यम से अडानी की कंपनियों में आया वो पैसा ड्रग्स का तो नहीं है। जांच इस बात की है कि पेगासस, नोटबंदी, राफेल, इनका पैसा तो नहीं है। जांच इस बात की है कि एमएलए जो खरीदे जाते हैं शरद पवार साहब और हमारी सरकार गिराई जाती है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं। 50 खोखे एकदम ओके जब नारे लग रहे थे महाराष्ट्र की विधानसभा के बाहर, आपके एमएलए भी वहां पर खड़े थे, तो क्या वो गलत था। हम जांच किसी व्यापारी की नहीं करा रहे, हम जांच फ्रॉड की कराना चाहते हैं, और ये जांच होकर रहेगी, आज नहीं तो कल होगी, पक्का होगी।
और वाजपेयी साहब आपकी तो पार्टी को ही खत्म कर दिया बीजेपी वालों ने। आप किस मुंह से बीजेपी की बड़ाई करते हैं? 79% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन से पैदा हो रहे हैं। कल की रिपोर्ट है 74% लोगों ने अपने खर्चे घटा लिए हैं। 6.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन वापस चले गए और आप यहां मोदीनामा बैठकर पढ़ रहे हैं। 5 एमएलए थे, 5 में से 4 को तोड़ के दूसरी पार्टी बना दी और आप मोदी मोदी कर रहे हैं। कौन सी मजबूरी है ऐसी आप लोगों की? मुझे लगता है कि आज जांच होनी जरूरी है। ये दोनों मुद्दे देश के लिए इंपॉर्टेंट हैं। देश जाने कि चीन के लोगों को किस तरह से अडानी ने अपनी कंपनियों में रखकर हमारे राष्ट्रीय हितों को के साथ समझौता किया है। ठीक है, अनुराग जी भी बोले, एक साथ जवाब दीजिएगा। अगर चाइना के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, मुझे लगता है जो आदरणीय शरद पवार ने बोला है लास्ट में बिल्कुल सही बोला है कि भारतीय जनता पार्टी को असली मुद्दों पे बात करनी चाहिए, क्योंकि बेमौसम से बारिश से जिस तरह से किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ी है, महिला समस्या बढ़ी है, आज देखिए क्या हालत है। पर नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, उन्होंने तो बोला, यही तो लोकतंत्र है विपक्ष में। भाई आप सबको अपनी बात कहने का अधिकार है ना, वो हमारे सम्मानित है। उन्होंने कोई बात कही है, फिर बैठ के बात होगी तो बात हो जाएगी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ी है भाई। विपक्ष में भी एक लोकतंत्र दे, हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। सबका अपना मत होता है, सबकी अपनी बात होती है, सबकी अपनी राय होती है, वो सबसे सम्मानित हैं। डिग्री पर बात होनी चाहिए। नहीं, अब वो मैंने कहा ना, अब डिग्री पे वो बात बता रहे हैं, अब डिग्री के बारे में वो बताएंगे, वो कह रहे हैं कि अब ये वो क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि डिग्री पर बात होनी चाहिए, विपक्ष की तरफ से नहीं होनी चाहिए। विपक्ष तो बात कर रहा है, विपक्ष तो उठा ही रहा है बात अपनी। अभी तो उनके सामने बोला इन्होंने। मैंने कहा मैं मुद्दों पे, आप मुझे मुद्दों से मत भटकाइए। मुद्दा नहीं है डिग्री। नहीं, मुद्दा शरद पवार साहब ने जो बोला उस पर आप आदरणीय शरद पवार पे इधर उधर चले जा रहे हैं। नहीं, शरद पवार ने क्या बोला? शरद पवार साहब ने क्या बोला कि विपक्ष में है अभी, ये सत्ता में बैठे। आप कंफ्यूज कर रहे हैं। सत्ता में है, उनके पास जेपीसी में लोग ज्यादा हो सकते हैं। आलोक जी तो नहीं कंफ्यूज हो रहा है। नहीं, मेरी बात मुझे बोलने दीजिए। आलोक जी अपनी बात कह रहे हैं, मैं अपनी बात कर, मुझे अपनी बात। आप आलोक जी अरे वो तो विपक्ष तो एक साथ राउंड टेबल बैठता है, अपना मुद्दा तय कर लेता है, उसके लिए आप क्यों परेशान हैं? डिग्री मुद्दा है कि नहीं है? अरे डिग्री, अगर कोई डिग्री गलत है सही है तो वो तो तय होगा ना, उसमें दिक्कत क्या है? कोहली साहब लास्ट कमेंट, सबका जवाब। मैं 3 चीजें फटाफट कहूंगा। आलोक जी ने अभी आलोक जी मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से राफेल पे बात उठाई कि राफेल का पैसा कहां गया। अब राफेल का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाई, उस पर भी विश्वास नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने तय कर रखा है कि घोटाला हुआ है, इसीलिए, और कोई कारण नहीं है। दूसरी बात पे आइए, चीन पर जवाब मिलना चाहिए। अरे चीन के साथ मिल रहे हैं राहुल गांधी जी। जब डोकलाम में हमारे सैनिक खड़े होकर लड़ रहे थे, उस टाइम छिपकर उनके राजदूत से, चीन के राजदूत से राहुल जी मिल रहे थे। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, यहीं पर बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज।